चलिए आ जाइए। प्रेपोजिशन की ये हमारी दूसरी वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अप टू 12 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। एक बार मैं इसे रीड आउट कर दे रहा हूँ। एट द बेसिस ऑफ बेटर परफॉर्मेंसेज द ऑफिस हैज डिसाइडेड टू कन्फर अपॉन हिम अ प्राइज दिस ईयर। तो ये तो बड़ा आसान है, इसे मैं खुद ही बता दे रहा हूँ। ऐसे कि एट द बेसिस ऑफ समथिंग नहीं होता है। किसी चीज़ के आधार पर अगर कोई काम आप कहते हैं तो उसके लिए जो सही फ्रेज होता है ऑन द बेसिस ऑफ। ऑन द बेसिस ऑफ तो ये तो इजी है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। एट द बेसिस ऑफ ये हटा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ, एंड ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही निकल जाएगा। आगे देखते हैं। बट बिफोर गोइंग अहेड मैं ये चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल द अपकमिंग लेसन्स। दूसरी बात, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। देखिए अगला एग्जाम्पल दिया है, शी हैज़ नो इंटरेस्ट टू पॉलिटिक्स, सो she does not watch to talk show on a talk show on television at all। अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इंटरेस्ट इन समथिंग होता है, इंटरेस्ट इन समथिंग, ठीक है। इंटरेस्ट इन, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है उसको एंट्री देने के लिए इंटरेस्ट के बाद विच प्रीपोजिशन डू वी यूज प्रेपोजिशन इन। सो ये जो टू लिखा है इसका यूज गलत है, यहाँ पे इन लगाइए। ये कुछ फिक्स प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चन से भी चेक कर रहे हैं हम लोग। सीता कुड नॉट कम टू द कॉलेज बिकॉज शी वॉज सफरिंग विद कोल्ड एंड फीवर। ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन हैं। तो सफरिंग फ्रॉम होता है, यानी यू सफर फ्रॉम समथिंग, सफ़र फ्रॉम अ डिजीज़ होता है। जिस बीमारी का नाम आप लिखते हैं सफ़र फ्रॉम होता है, उसी को एनजी फॉर्म लगाते हैं, सफरिंग फ्रॉम। ऐसे कुछ और भी वर्ब्स होते हैं जैसे कि डील। डील के साथ आप प्रेपोजिशन इन भी यूज़ कर सकते हैं और डील के साथ आप प्रेपोजिशन विद भी यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। डील इन भी होता है, डील विद भी होता है। डिफरेंस दोनों में यह है कि जब आप डील इन बोलते हैं तो डील इन का मतलब होता है, डील इन समथिंग का मतलब होता है टू ट्रेड, इट मीन्स व्यापार करना। डील विद का मतलब होता है टू फेस, है ना, या फिर टू टैकल, या फिर टू टैकल। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो उस केस में आप जो है कि डील विद का यूज करते हैं। जब किसी चीज़ में व्यापार करते हैं, जैसे कि माई फादर डील्स इन मोबाइल फ़ोन्स, यानी मेरे पिताजी मोबाइल फ़ोन्स का व्यापार करते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं बोल दूं आपको कि द मैनेजर कुड नॉट डील विद दीज बैड बॉयज़, यानी कि वो ये जो बुरे लड़के हैं इनका सामना ना कर सका। इस एग्जाम्पल में आए एग्जाम्पल नंबर 15 को, सीता कुड नॉट कम टू द कॉलेज बिकॉज शी वॉज सफरिंग विद कोल्ड एंड फीवर नहीं होगा, सफरिंग फ्रॉम होगा। क्या होगा ये? सफरिंग फ्रॉम, फ्रॉम लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे कुछ और भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको भी आप देख लें। जैसे कि वर्ब या वर्ड्स, आप बात करते हैं अग्री। अग्री आपने बोला, तो अग्री के साथ हम विद प्रेपोजिशन का तब यूज करते हैं जब इसके साथ कोई somebody आ जाए। एक ये वर्ब है। एंग्री भी आप यूज कर सकते हैं, एंग्री वर्ड भी देखने को मिलता है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव। अब इसके साथ आप टू भी लगा सकते हैं, इसके साथ आप विद, सॉरी नॉट टू, एंग्री एट, ठीक है, एंड एंग्री विद भी हो सकता है। मुद्दा यह है कि व्हेन टू यूज एंग्री एट एंड व्हेन टू यूज एंग्री विद। एंग्री एट समथिंग, अगर कोई चीज़ समथिंग आपने लिखा है तो एंग्री एट होगा। आपने अगर एंग्री विद लिखा है तो एंग्री विद का मतलब किसी के साथ, एंग्री विद समबडी, किसी से गुस्सा होना। जैसे मतलब कि आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री एट यू गलत हो जाएगा मैं, लेकिन ये बोलूँगा तब से होगा कि आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर। तो एट एंड विथ बोथ कैन बी यूज्ड, बस ये समझना पड़ेगा आपको कि कब एट लगाना है और कब विथ का आपको यूज़ करना है। तो ये सेंटेंस भी हमारा क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 भी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। प्लीज लिसन टू एंड रिफ्लेक्ट ऑन दिस टॉपिक व्हेन यू गो बैक होम। ये एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। 16, राम वॉज अक्यूज्ड फॉर वेरियस offenses committed by him during April. Whenever you visit Delhi, you must take your parents with you। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, इन तीनों ही एग्जाम्पल को आपको सीखना है। आइए मैं इनके एक्सप्लेनेशंस की शुरुआत करता हूँ, धीरे धीरे देखते रहिए और सीखते भी रहिए। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। प्लीज लिसन टू एंड रिफ्लेक्ट ऑन। सबसे पहली बात तो ये है
लिसन आप जब भी यूज करते हैं इसके साथ आप प्रेपोजिशन टू लगाइए, ठीक है, लगा हुआ है। रिफ्लेक्ट ऑन जो वर्ड दिया है, रिफ्लेक्ट ऑन, तो जो रिफ्लेक्ट ऑन है इसका मतलब ये हो निकल जाएगा, रिफ्लेक्ट ऑन का मतलब कि आप किसी चीज को जो है डीपली थिंक करें, तो वो भी सही है। व्हेन यू गो बैक होम, अभी देखिए होम, होम क्या है और हाउस क्या है, इसके डिफरेंस को आप पहले समझ लें। होम वह जगह होता है जहां आप रहते हैं और जहां पर आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है, उसे आप लोग क्या बोल देते हैं, होम। जो हाउस है ये सिर्फ ईंट पत्थर का बना हुआ घर होता है, जिसे आप लोग कहते हैं मकान। हिंदी में आप लोग होम को कहते हैं घर। एक पंछी के लिए जो उसका होम होगा वो नेस्ट, उसका घोंसला होगा। एक फुटपाथ पर रहने वाले आदमी के लिए जो उसका होम होगा वो फुटपाथ होगा। बंदर के लिए पेड़ उसका होम होगा, जबकि हाउस सिर्फ ईंट पत्थर का बना हुआ एक घर होता है। तो जब आप होम को यूज करते हैं किसी सेंटेंस में बिना किसी डिटर्मिनर के, तो ये होता है एडवर्ब। और एडवर्ब होने की वजह से इसके पहले आप कहीं से भी कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा कि आई वेंट टू होम, तो ये जो होम है ये एडवर्ब है। जब ये एक एडवर्ब है तो इसके साथ ये टू का यूज गलत है। लेकिन अगर आपने इसके पहले किसी डिटर्मिनर का यूज कर लिया, जैसे कि आई वेंट माई होम, तो अभी ये गलत है। ये डिटर्मिनर आया है, तो अगर ये डिटर्मिनर है तो फिर यहाँ पे तब डिटर्मिनर के आने पे नाउन बन जाता है, बिना डिटर्मिनर के आने पे एडवर्ब ही रहता है। तो फिर हमें यहाँ पे टू का यूज करना पड़ेगा। उस एग्जाम्पल को देखें, लिसन टू तो ठीक है, रिफ्लेक्ट ऑन भी ठीक है, व्हेन यू गो बैक होम, तो होम एक एडवर्ब है क्योंकि ये बैक भी एडवर्ब ही है। यहाँ पे कोई डिटर्मिनर नहीं आया है। जब डिटर्मिनर नहीं आया तो ये सेंटेंस जो है 16, इसमें नो एरर आप लिखेंगे, ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। राम वॉज अक्यूज्ड फॉर वेरियस ऑफेंसेस कमिटेड बाय हिम ड्यूरिंग अप्रैल, मतलब अच्छा एग्जाम्पल ये भी है। देखें, अक्यूज, जब आप किसी, अक्यूज मतलब होता है किसी को दोष लगाना, इसके साथ हम यूज करते हैं ऑफ। तो अक्यूज ऑफ, जिस चीज का आरोप लगा गया है वही चीज यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो अक्यूज ऑफ समथिंग का मतलब हो जाता है किसी के ऊपर किसी चीज का आरोप लगा दिया जाना, ठीक है। तो ऐसे कुछ और फिक्स प्रपोजिशंस हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा दूँ कवर्ड, तो कवर्ड के साथ हम विद प्रपोजिशन का यूज करते हैं। इंटरेस्टेड लगा दूँ, इंटरेस्टेड के साथ हम लोग इन का यूज करते हैं। ओब्लाइज्ड का अगर मैं यूज कर लूँ यहाँ, ओब्लाइज्ड, ये तो गड़बड़ हो गया। अगर मैं ओब्लाइज्ड प्रपोजिशन का यूज कर दूं, सॉरी इसका वर्ड का, ओब्लाइज्ड टू हो जाएगा। नोन का यूज कर लूं तो नोन के साथ भी हम टू का ही यूज करेंगे। तो ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए कि किसके साथ हमें क्या यूज करना है। अबाइड यूज कर लूं, अबाइड, तो अबाइड के साथ हम जो यूज करेंगे वो हो जाएगा बाई। ये टर्म्स आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, राम वॉज अक्यूज्ड फॉर वेरियस ऑफेंसेस, तो राम वॉज अक्यूज्ड फॉर नहीं है, अक्यूज है, तो किस चीज़ का अक्यूज लगाया गया, उस पर आरोप लगाया गया, अक्यूज्ड ऑफ कर लीजिए यहाँ पे, ये बन जाएगा ऑफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में इसका एरर है। Whenever you visit Delhi, you must take your parents with you. ये सेंटेंस एरर फ्री है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। इसके बावजूद भी इससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखने जा रहा हूँ, आप लोगों को बताना है कि वो एग्जांपल्स गलत हैं या सही हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन लेते हैं इस बार। पहला एग्जांपल मैंने लिखा, ही मेड अ विजिट टू इंडिया। दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, ही विजिटेड टू इंडिया। तीसरा, इंडिया विल अटैक ऑन ओवर पाकिस्तान। और एग्जाम्पल्स यहां लिखते हैं, दे मेड एन अटैक
ऑन अस। एक और लिखते हैं, दे ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। एक और लिख लेते हैं, दे मेड एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी। एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, ही अप्रोच्ड टू द पीएम। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, हिज अप्रोच टू पीएम वॉज नाइस। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये जो एग्जाम्पल नंबर 18 है, इसी से मिलता जुलता कुछ एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसे बनते ही हैं पेपर में आपके। मैं एक बार चाहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 8 एक बार खुद से पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या करना है। आप समय ले लें, कुछ देर का समय लेना आपको ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तब जा करके आपको बेहतर समझ में आएगा और आपका बेहतर अंडरस्टैंडिंग ही सब कुछ है एग्ज़ाम में, क्योंकि फाइनली बैठना तो आपको ही है। तो अगर एग्ज़ाम में आपको ही बैठना है तो कोशिश भी आपको ही करनी पड़ेगी। करिए कोशिश, मैं तो बैठा ही हूँ देखने के लिए कि आप कैसी कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, इन ही मेड अ विजिट टू इंडिया, ही विजिटेड टू इंडिया। ये सब तो है क्वेश्चन हमारे। चलें बताएं, देखता हूँ क्या आपके आंसर्स आते हैं। चलिए समझते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग जो है कि देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे इसे। एक बात समझिएगा, विजिट अगर वर्ब की तरह ट्रीट हुआ है तो डायरेक्ट जिस प्लेस को आप विजिट कर रहे हैं वो यहाँ आना चाहिए, कोई प्रेपोजिशन नहीं। अगर ये नाउन की तरह ट्रीट हुआ है तो जिस जगह पे ये विजिट कर रहा है वो डेस्टिनेशन पॉइंट है। वो कौन सा पॉइंट है? डेस्टिनेशन। अगर वो डेस्टिनेशन पॉइंट है तो डेस्टिनेशन को शो करने वाली जो प्रेपोजिशन है वो टू है। अटैक की अगर आप बात करें, अगर अटैक को आपने एज अ वर्ब यूज किया तो भाई किसी को अगर अटैक किया तो कहीं ना कहीं तो करेगा ही, तो जहां करेगा डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आएगा, कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है। लेकिन अगर आपने अटैक को, इफ यू यूज द टर्म अटैक इन अ सेंटेंस एज अ नाउन, so this attack is a noun and this is what called the pronoun. So between this noun and pronoun जहाँ पे अटैक किया गया, the place where the attack is made, उस particular place के लिए हमें on preposition लगाना पड़ेगा। In the same way, order is a transitive verb and if it is a transitive verb, don't use any preposition. If you use order as a noun, you will have to use a preposition. What about approach? If you are approaching someone, it means you are going to someone. The particular object should be there. The particular place should be there. So after approach, you are not going to use any preposition if it is used as a verb. If it is used as a noun, you will have to use a preposition too. Why true? Because this particular place, particular person is the destination for particular person, somebody else. So destination may be a person or place. तो उसके लिए we use preposition to. Look at the example in the given sentence. When you visit Delhi, so visit can take preposition to if we use visit in a sentence as a noun. But look at the sentence carefully, you will come to know you is the subject, visit is the verb. If this is the verb, this is the destination point. If after a verb, if visit is used as a verb, don't you use any preposition, use the particular place डायरेक्टली। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21। ही विल बी लिविंग टुडे फॉर दिल्ली टू कॉन्ग्रेचुलेट हिज डॉटर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम्पल नंबर 19 है। लेट अस अंडरस्टैंड एग्जाम्पल नंबर 20। ड्यूरिंग हर टूर टू द साउथ she visited not only Shimla but also to Chennai. Ram sold the furniture on a good price. So you have been given these three questions. Just go through them and let me know what you understand. What is your comment on the given questions? Take your time. टाइम तो आपको लेना ही है। आइए देखते हैं इसे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसे।
अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं तो ही विल बी लिविंग टुडे फॉर डेली। लीव फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस का मतलब है हम हैं कहीं और, लेकिन उसी जगह के लिए अब हमने जाना शुरू कर दिया है। मतलब मैं दिल्ली के लिए निकल चुका हूं। क्यों निकल चुका हूं? इन्फिनेटिव बताता है पर्पस, क्योंकि मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना है। कॉन्ग्रेचुलेट समबडी, किसे कॉन्ग्रेचुलेट करना है? अपने मतलब वो उसकी डॉटर को करना है। तो जिस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसके लिए यू हैव टू यूज ऑन। और कहाँ पे तो हर सक्सेस कहाँ पे सक्सेस मिला? उसको एग्जाम में मिला है। सही है, इसका कोई भी एरर नहीं है। द गिवन सेंटेंस इज एरर फ्री। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 20? ड्यूरिंग हर टूर टू द साउथ ही विजिटेड नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखिए है क्या, जो नॉट ओनली बट ऑल्सो आपने यूज किया है, ये कंजंक्शन का एक पेयर है। यानी जो विजिटेड लिखा गया है यहाँ पे, ये वर्ब है। इसके बाद जो कुछ भी आया है इसका ऑब्जेक्ट है। तो विजिट किया है तो कहाँ विजिट किया है? शिमला में। क्योंकि अगर विजिट को आप एज ए वर्ब यूज़ करते हैं तो उस वर्ब और जो भी जिस जगह पे विजिट कर रहे हैं उसके बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ तो नहीं आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए चेन्नई के पहले आ गया है, तो ये टू गलत हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा पंक्चुएशन टाइपिंग एरर हो गया है। ये चेन्नई प्रॉपर नाउन है ना, तो CHENNAI होना चाहिए, C कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये देख लें जरा। एग्जाम्पल नंबर 21, Ram sold the furniture on a good price. Ram sold a furniture on a good price. अब हमें इसको देखते हैं जरा। बेच दिया, तो ये जो ऑन अ गुड प्राइस लिखा है ये गलत है। या तो आप लिख दीजिए इसको फॉर अ गुड प्राइस, एक अच्छा प्राइस पाने के लिए बेच दिया, या फिर एक अच्छे दाम में बेच दिया। तो एट अ गुड प्राइस, प्राइस वगैरह बताने के लिए एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं, एट अ गुड प्राइस। तो ये ऑन का यूज गलत है, सही क्या बनेगा? फॉर एंड एट अ गुड प्राइस। ये आपको समझना चाहिए। आगे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 22, he has gone to his native place with the intention for starting a new shop in his village. Her parents prevented her in accepting the wedding invitation. नो एरर है ऑप्शन नंबर डी में। आपको बताना है कि गलत है कि सही है। अगला एग्जांपल आप देखें, द चीफ मैनेजर हैज decided to visit all the offices of the factory tomorrow morning to review of the situation. चलें इसके आंसर करें आप लोग जल्दी से। मैं देखना चाहता हूं कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। आंसर करें इसका और बताएं जल्दी से। चल देखते हैं इसको आगे। अब he has gone to his native place with the intention of, तो सही फ्रेज बनेगा 22वें में, वो बनेगा आपका with the intention of, ठीक है। अच्छा, ऐसे कई सारे फ्रेजेस हो सकते हैं, जैसे कि एक हो सकता है आपका लुक फॉरवर्ड। अब यहां पे टू का यूज होगा प्रेपोजिशन, विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, फेड अप विद, फेड अप विद, यूज्ड टू, accustomed to, deprive of, रूट आउट। रूट आउट मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकना, रूट आउट हो गया। आप लिख सकते हैं कंड्यूसिव टू। कंड्यूसिव टू का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए सुटेबल होना। टेकन टू, टेकन टू, गिवन टू। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या इन दोनों का? इन दोनों का मतलब है किसी काम को करना शुरू कर देना, किसी चीज़ को जो पहले नहीं करते थे आप। ये रहे, तो ये फ्रेजेस आपको याद रखने पड़ेंगे। लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू। कुछ लिखे नहीं है मैंने इसमें, लेकिन आपको पता होने चाहिए। तो देखते हैं जरा इसमें क्या होगा। यहाँ जो दिया हुआ है ना कि ही हैज़ गॉन टू हिज नेटिव प्लेस, वो अपने नेटिव प्लेस पे गया विद द इंटेंशन ऑफ स्टार्टिंग अ शॉप इन हिज विलेज, मतलब के इंटेंशन, के इरादे से। तो इसके लिए फॉर का यूज नहीं होगा, वहाँ पे ऑफ का यूज होगा। एग्जाम्पल नंबर 23 देख लें।
हिज पेरेंट्स प्रिवेंटेड हर। देखिए ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आपको पता होना चाहिए। देखिए माने कि एग्जाम्पल ये लिखा प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब होता है किसी को रोक देना, प्रिवेंट समबडी फ्रॉम, फ्रॉम प्रेपोजिशन लगेगा। अब आप लिख सकते हैं रिफ्रेन का मतलब भी होता है बचना, किसी चीज से बचना चाहिए, रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन फ्रॉम भी मतलब क्या होता है, बचना ही होता है। तो यहां जो दिया है कि प्रिवेंट समबडी इन एक्सेप्टिंग द वेडिंग, प्रिवेंट समबडी फ्रॉम, तो प्रिवेंट इसको किया किस चीज से किया, ये काम करने से, तो ये इन नहीं होगा, ये फ्रॉम होगा। सिंस दिस फ्रॉम इज अ प्रपोजिशन, अगर ये फ्रॉम प्रपोजिशन है तो एक बात तो फिर तो क्लियर ही है कि यहाँ पे अगर कोई नाउन आएगा या फिर कोई प्रोनाउन आएगा, या मान लेते हैं कोई वर्ब आएगा तो उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। एक्चुअल में ये आईएनजी फॉर्म कुछ और नहीं होता, ये नाउन ही होता है, जिसे हम लोग ग्रामर की भाषा में जेरन कहते हैं। तो फ्रॉम के साथ एक्सेप्टिंग आया हुआ है ही, इस सेंटेंस का जो एरर है वो किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। What about question number 24? The chief manager has decided to visit all the offices of the factory tomorrow morning to review of the situation. आइए मैं इसे आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें दिया है रिव्यू, टू रिव्यू। अगर आप रिव्यू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, तो जिस भी चीज़ को आप रिव्यू करेंगे वही इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो रिव्यू के साथ आप इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिख दिया करिए, अलग से कोई प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है टू रिव्यू ऑफ द सिचुएशन, तो ये जो ऑफ लिखा है ये गलत है, टू रिव्यू द सिचुएशन हो जाएगा, टू चेक द डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, है ना, टू साइन द डॉक्यूमेंट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपको छोटी छोटी बातें हैं जो पता होनी चाहिए और इनके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, अक्सर ही देखने को मिल जाते हैं पेपर में। आइए आगे देखते हैं। She hoped to finish the paperwork in last week, but in fact she could not do so. I have reviewed all relevant books into the old library before writing this book. Everybody is impressed by her zeal and enthusiasm. चलें इसका आंसर करें और बताएं क्या करना है इसमें। इसका आंसर करें और बताएं कि इसमें क्या करना है। मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। बताएं। She hoped to finish the paperwork in last week। चलिए समझते हैं। मैं खुद ही कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, उन एग्जाम्पल से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, You decided to meet him on yesterday. They are playing in here। पहला, दूसरा, तीसरा। He worked with honestly। He worked with honestly। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। इन तीनों एग्जाम्पल्स को हम समझेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 25 विल ऑटोमेटिकली बी अंडरस्टूड, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, तो मैं समझाता हूँ। यू डिसाइडेड टू मीट हिम ऑन येस्टरडे। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम किसी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अ प्रेपोजिशन विल बी यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड दैट बिकम्स द ऑब्जेक्ट, दैट बिकम्स द ऑब्जेक्ट। ये बनेगा इसका ऑब्जेक्ट। तो एक चीज तो क्लियर है कि प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा, कोई दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होगी। आप अगर इन सेंटेंसेस में देखें तो येस्टरडे को क्या मानेंगे आप, एडवर्ब ऑफ टाइम। हियर को क्या मानेंगे आप, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऑनेस्टली को क्या मानेंगे आप, एडवर्ब ऑफ मैनर। जब हमें पता है कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है तो किसी भी एडवर्ब के पहले हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। हमें यह पता है कि देयर इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो किसी भी एडवर्ब के पहले हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते।
ऑनेस्टली इज ऑल्सो एन एडवर्ब एंड इट इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, तो मैनर के पहले भी हम विद का यूज नहीं करते। तो इन द सेम वे जैसे लिखा गया ना लास्ट वीक, शी होप्ड टू फिनिश द पेपर वर्क लास्ट वीक। अगर मैं लास्ट वीक की यहां बात कर रहा हूं, जैसे लास्ट वीक हो गया, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट होली, कोई भी फेस्टिवल हो आपका, आपको क्यों नहीं जा रहा ये, हाँ लास्ट होली आप यूज़ कर सकते हैं, या नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट ऐसे करके, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट होली। तो ये सारे के सारे आपके एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। क्या होते हैं ये? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अगर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है तो किसी भी एडवर्ब के पहले हम कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट। इसे आपको ऐसे सॉल्व करना चाहिए था। एग्जाम्पल नंबर 26 देख लें। एग्जाम्पल नंबर 26 भी देख लिया जाए, क्या बुराई है इसमें। आई हैव रिव्यूड ऑल रेलिवेंट बुक्स इन टू द ओल्ड लाइब्रेरी। आइए मैं आपको थोड़ा सा जो है समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे एक एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। एग्जाम्पल्स अच्छे होते हैं किसी भी चीज़ को हमें समझने के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा आई एम सिटिंग इन द लाइब्रेरी। आई एम सिटिंग इन द लाइब्रेरी, ठीक है। ये इनटू कर देते हैं, एक और लिखते हैं आई एम कमिंग इन द लाइब्रेरी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, कुछ क्या दो ही एग्जांपल्स हैं, इन दोनों को हम समझ लेते हैं। इनटू शो करता है मोशन, क्या? आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब जब बाहर से अंदर आ रहे हो। इन शो करता है एरिया, यानी कि आप पहले से ही उसमें है, पहले से ही अंदर है। जैसे इसमें लिखा है सिटिंग, तो सिटिंग का मतलब ये है कि आप पहले ही कहीं ना कहीं रहे होंगे, तो ये बाहर से अंदर आने का सेंस नहीं दे रहा, इसलिए गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? इन। लुक एट द सेकंड एग्जांपल, आई एम कमिंग इन द लाइब्रेरी। कमिंग मीन्स व्हाट? इट इज शोइंग मोशन, motion, and from motion from where to where? Outside to inside, because I am outside, now I am getting inside. तो ये जो in है, it is not showing motion from outside to inside. Here we'll have to use into. Look at the example number 26. I have reviewed all relevant books into the library. तो लाइब्रेरी में पहले से ही है the old library, यानी वो उस एरिया में है, तो एरिया के लिए हम into का यूज नहीं करते हैं, in का यूज करते हैं। What about question number 27? Everybody is impressed by, हर जिल नहीं होगा, impressed with होगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने लिख दिया satisfied, dissatisfied, है ना। इनके साथ हम क्या लगाते हैं? आपका with preposition, जिस with somebody हो गया यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर जो 27 है, इसका जरा आंसर करिए तो आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 27 का आंसर करिए आप लोग। देखा जाए क्या आंसर कर रहे हैं आप। मैंने बताया भी था, तो यहाँ पर बाई का यूज नहीं होगा ना, विद ही होगा। इम्प्रेस्ड विद, कवर्ड विद, डेकोरेटेड विद, ऑर्नामेंटेड विद, इनके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? विद का ही यूज करते हैं। आगे बात समझ में। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, 30 तक कर लेते हैं। वेदर इट इज तमिल और हिंदी, आई एम विद होम इन बोथ द लैंग्वेजेस। आई एम विद होम विद बोथ द लैंग्वेजेस। बताएं। Whether it is Tamil or Hindi, I am with home in both the languages. I am with home. आइए समझते हैं। ये जो at home वर्ड होता है ना, at home, at home एक idiom है। At home is an idiom.
और इसका मतलब क्या होता है, बी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब आराम वाली सुविधा में होना। तो ये जो लिखा गया है ना कि वेदर इट इज तमिल और हिंदी, ये तमिल हो चाहे हिंदी हो, मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, लिखते हैं ना ऐसे कंफर्टेबल। तो यहाँ पे ये जो एट लिखा विद लिखा गया, इसे क्या बनाना पड़ेगा आपको, एड बनाना पड़ेगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। हाँ, एट इज, एक वर्ड और आपने सुना होगा, एट इज। एट इज का मतलब क्या होता है, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। स्कूल वगैरह में आप लोगों को याद होगा, जब प्रेयर ग्राउंड पे आप खड़े होते थे, असेंबली ग्राउंड पे होता था, अटेंशन, एकदम सीना चौड़ा कर खड़े होते, स्टैंड एट इज, ऐसे खड़े होकर के पेट निकाल के खड़े हो जाते थे अपना, स्टैंड एट इज, रिलैक्स पोजीशन में आप आ जाइए। आइए देखिए आगे इसमें क्या किया गया है, ही विल रिटर्न टू शिमला इन अ फोर्टनाइट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज असाइनमेंट इन दिल्ली। क्या लिखा जाए, ही विल रिटर्न फ्रॉम शिमला किया जाए या रिटर्न टू शिमला किया जाए, क्या होगा दोनों में? देखिए सही तो दोनों है। यहां पर रिटर्न फ्रॉम शिमला का मतलब ये निकलेगा कि वो शिमला में था, ये सोर्स था, यहां से हट के कहीं और चला गया। रिटर्न टू शिमला का मतलब ये है कि था कहीं और, वहां से घूम के वापस शिमला आ गया। इसको अगर आप पढ़ें सेंटेंस को, तो ही विल रिटर्न टू शिमला इन अ फोर्टनाइट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क, हिज असाइनमेंट इन दिल्ली। यानी दिल्ली में था वो, वहाँ पे काम को कंप्लीट किया। तो जब दिल्ली में था वो, तो शिमला, शिमला जो है वो आपका सोर्स तो हो नहीं सकता, यानी कि वो वापस किधर लौट गया, शिमला में लौट गया। जब शिमला में वो लौट गया तो फिर यहाँ पे टू सही है, वो गलत नहीं है, सेंटेंस नो एरर है, एरर फ्री सेंटेंस सही है। द गिवन सेंटेंस इज एरर फ्री। एग्जाम्पल नंबर 30 देखिए, द किंग ऑफ आर नेबरिंग कंट्री इज नॉट डिफरेंट देन हिज प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर समझते हैं क्या होता है? ये वो होता है कि आपके पहले जो अधिकारी था, आपके पहले पर्टिकुलर पद पर, उसके बारे में बात हो रही है। द किंग ऑफ नेबरिंग कंट्री इज नॉट डिफरेंट, तो डिफरेंट के साथ जो प्रिफरेबल प्रेपोजिशन होता है वो हमें क्या यूज करना पड़ता है, फ्रॉम। फ्रॉम यूज किया करिए, देन का यूज मत किया करिए। तो ये रही हमारी प्रेपोजिशन की अगली वीडियो। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो 30 to 35 मिनट्स की इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत लंबी बोरिंग ना बने आप लोगों के लिए। लाइव क्लास 1 घंटे के लिए लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को, अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट, सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल द अपकमिंग लेसन्स। माय डियर फ्रेंड्स, इफ you have not yet liked the video, please like it and share it with your friends. Thank you very much.